स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12th केमिस्ट्री में यहां पर आपका मैराथन क्लास आ चुका है, जिसमें बच्चों 12 डिफरेंस हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है। आप लोग यदि एमपी बोर्ड से हैं और एमपी बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है वो 18 मार्च को होने वाला है, 2023 की मैं बात कर रहा हूं। और इसमें बच्चों आपको 12 डिफरेंस तैयार करना है, बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन में। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका अंतर है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। इस चैप्टर से दो अंतर तैयार करना होता है, एक अभिक्रिया की दर दर स्थिरांक में अंतर और एक आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। ये दो डिफरेंस चैप्टर 4 का ये डिफरेंस है बच्चों, चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 केमिस्ट्री क्लास 12। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर जो है अभिक्रिया की दर क्या है। अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि अभिक्रिया की दर कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया आप संपन्न करा रहे हो तो कहीं ना कहीं अभिकारक उत्पाद में बदलता है, तो अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है, वही अभिक्रिया की दर है। यानी इकाई समय अंतराल में या इकाई समय में क्रियाकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को जो है व्यक्त करता है कौन, अभिक्रिया की दर। यहाँ पर देखो दर स्थिरांक जो है दर समीकरण के समानुपाती एक स्थिरांक ही है। मतलब दर समीकरण का जब हम बात करते हैं, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं जो कि एक दर स्थिरांक कहलाता है। अगला नंबर देखो अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण पर, जैसे सांद्रण कम है तो अभिक्रिया की दर धीरे गति से होगी, सांद्रता ज़्यादा है तो अभिक्रिया की दर तेजी गति से होगी। सांद्रता में कमी होती जाएगी, अभिक्रिया की दर में कमी होती जाएगी। वहीं पे दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। साम्यावस्था में अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। साम्यावस्था का मतलब अभिकारक उत्पाद और उत्पाद अभिकारक में बदल रहा हो तो साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। उस स्थिति में अग्र और पश्च दोनों का वेग बराबर होता है। अब यदि दर स्थिरांक की बात करें तो साम्यावस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात भी एक साम्य स्थिरांक होता है। और इसके बाद आपका चौथा जो अंतर है तो अभिक्रिया की जो दर है इसकी इकाई होती है मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, यानी समय इनवर्स, समय का सेकंड इनवर्स हो जाता है तो मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। और इसकी जो अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई ये कोटि पर निर्भर करती है। तो ये चार अंतर आपको तैयार करना है, फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभिकारक की जो दर है बच्चों, अभिक्रिया की जो दर है ये किस चीज़ को व्यक्त करती है, अभिकारक के सांद्रण में कमी, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। जो दर स्थिरांक क्या है, दर समीकरण का समानुपातिक नियतांक है, स्थिरांक है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है जबकि दर स्थिरांक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया की दर में साम्यावस्था अग्र और पश्च स्थिति में वेग बराबर होता है। अब जब इसमें हम दर स्थिरांक की बात करेंगे तो साम्यावस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों के अनुपात में एक साम्य स्थिरांक होता है। इसकी इकाई मोल, लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर आप देख लेना। वैसे तो यहाँ पर बच्चों एक प्रकार से मैं यदि आपसे कहूँ तो ये गलत है। यहाँ पे मोल प्रति लीटर होता है अभिक्रिया की दर, तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, तो इसको आप लोग सुधार लेना, इसमें गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसको आप काट देना, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। या आप समय का इन्वर्स कर सकते हो, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। यार ये गलत कभी कभी बुक में भी गलत रहता है, ठीक है। ये परीक्षा बोर्ड का कटिंग है लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। अणुसंख्यता क्या है, अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेती है, ठीक है, और जो अभिक्रिया की सांद्रण में परिवर्तन करती है। भाई देखो जितने भी अणु भाग ले लिए, जैसे मान लीजिए 10 लोग गए कहीं खिलाड़ी खेलने, तो 10 लोग भाग लिए तो आपकी आणविकता है, अणुसंख्यता है। लेकिन वास्तविक रूप से उसमें से 5 ही खेले, वो कोटि है। मतलब अभिक्रिया में जितने भाग ले रहे हैं वो पूरे के पूरे आणविकता है, अणुसंख्यता है, लेकिन सांद्रता में कौन कौन परिवर्तित कर रहे हैं वो अभिक्रिया की कोटि है। यह केवल सैद्धांतिक पद होता है, यह प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यह हमेशा पूर्णांक होता है, यह प्रभाज्य भी हो सकता है। इसका मान शून्य नहीं होता है, कोटि का मान शून्य भी हो सकता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया आपने पढ़ा है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती, जबकि इसके अभिक्रिया में क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है।
हम यहाँ पर फटाफट आपको हो सकता था क्वेश्चन भी दे सकते थे 10 अंतर, लेकिन हम सोल्यूशन के साथ वीडियोज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे, है ना, ढूंढते रह जाओगे। लोग कहते हैं कि सर आप आंसर नहीं देते हैं, इसलिए फटाफट हम आंसर भी दे देते हैं। चलिए आगे देखो, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि रेडॉक्स अपक्रिया संपन्न होती है और विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, अंदर ही रासायनिक अपक्रिया होती है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा बाहर स्रोत से देते हैं, फलस्वरूप विद्युत रासायनिक में परिवर्तन होता है। विद्युत रासायनिक सेल में अंदर से ही रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती है। याद रखिएगा। यहाँ पर देखो कैथोड एनोड में भी डिफरेंस होता है। जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल होता है बच्चों, इसमें एनोड जो है ऋणात्मक होता है, ठीक है, और कैथोड जो है वो धनात्मक है। लेकिन यहाँ पर आपका विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋणात्मक है और एनोड धनात्मक है। ये डिफरेंस है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण, कैथोड धन, और विद्युत अपघटनी सेल में इसका अपोजिट होता है। विद्युत रासायनिक सेल में यदि देखें तो 2 इलेक्ट्रोडों को अलग अलग विलयन में रखा जाता है और इसे लवण सेतु से जोड़ा जाता है। साथ में इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने यहाँ पे चालक तार से जोड़ रखा है। तो ये 2 अलग अलग पात्र में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। जबकि विद्युत अपघटनी सेल की यदि बात की जाए तो इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, लवण सेतु या संरंध्र पात्र की आवश्यकता होती है क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल में 2 अलग अलग विलयनों को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ा जाता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। अब यदि हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल में, तो इसमें सेल द्वारा कार्य किया जाता है और इसमें बाह्य माध्यम से ऊर्जा देते हैं तो सेल पर कार्य किया जाता है। ये चीज़ है। तो 3-4 डिफरेंस आसानी से बन जाएगा ना, क्लियर है। बहुत आसान है यार ये विद्युत रासायनिक सेल अपघटनी सेल, यदि एक बार कोई अच्छे से पढ़ लिया तो तैयार ही हो जाएगा। चलिए सुपरफास्ट रिवीजन में अगला देखते हैं डिफरेंस, धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में अंतर। जो धात्विक चालकता होता है एकदम ठोस होता है, इसमें धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है। लेकिन वहीं पे विद्युत अपघटनी चालक, जैसे मान लीजिए NaCl है, जब ये टूटता है बच्चों तो Na पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव बनाता है, तो ये आयन के रूप में टूट जाता है, फिर आयन के कारण धारा बहती है। तो वही धात्विक चालकता में जो धारा में चालन है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो धात्विक चालक कहलाता है बच्चों, मतलब धातुओं में चालकता बढ़ती है। और अब विद्युत अपघटनी सेल की यदि बात करें तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है आयनों की गति के कारण होता है। आगे देखो, धात्विक चालन में चालक के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वो चालक तार है तो बच्चों चालक तार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि हम विद्युत अपघटनी की बात करें तो ये आपका अपघटित होता है, टूट जाता है, इसलिए इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। पदार्थ का मतलब यदि चालक तार है तो इलेक्ट्रॉन से धारा बह जाएगा, चालक तार वहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसमें आयन के रूप में जैसे Na पॉजिटिव किसी निगेटिव के पास चला जाएगा, Cl नेगेटिव पॉजिटिव भाग पर चला जाएगा, तो इस प्रकार से इसका परिवर्तन हो जाता है। ताप वृद्धि से विद्युत धात्विक चालकता का मान कम होता है। यदि तापमान बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकता का मान कम हो जाएगा। वहीं पे यदि विद्युत अपघटनी चालकता की बात करें तो ताप बढ़ाने से बढ़ता है। क्या होता है? ताप बढ़ाने से बढ़ता है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 2 से हमने आपको ये डिफरेंस कराया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे, कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हुए, है ना, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। देखो, राउल्ट के विलयन का पालन करते हैं मतलब ना तो एंथैल्पी परिवर्तन होता है ना तो आयतन परिवर्तन होता है। लेकिन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसके एंथैल्पी में या तो कमी हो जाएगी या तो एंथैल्पी में वृद्धि हो जाएगी, आयतन में भी या तो कमी हो जाएगी तो आयतन में भी वृद्धि हो जाएगी। ये अनादर्श विलयन कहलाते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तो अनादर्श विलयन को ही 2 भागों में बांटा गया है, एक धनात्मक बच्चों और दूसरा आपका आता है ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक। तो धनात्मक में यानी जो राउल्ट के नियम से एंथैल्पी परिवर्तन में यानी एंथैल्पी के मान में वृद्धि हो गई तो वो धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाएगा। वहीं पे जब राउल्ट के नियम से कम हो जाएगा, यानी जैसे मान लीजिए आपेक्षिक वाष्प दाब राउल्ट के वाष्प दाब से अधिक हो जाएगा तो वो मान लीजिए आपका धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाएगा। वहीं पे यदि उसका आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित मान से कम है तो आपका ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। सिंपल है। वैसे ही बताया गया कि भाई साहब धनात्मक विचलन में
एंथैल्पी के मान में वृद्धि होगी, वहीं पे ऋणात्मक विचलन में एंथैल्पी में कमी होगी। आयतन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे डेल भी एक ले लो और एक डेल एच। देखो यही तो त्रुटि होती है, एक जगह डेल भी और एक जगह डेल एच लेना है। तो डेल भी यानी डेल आयतन में यदि वृद्धि हो रही है तो धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाएगा, वहीं पे आयतन में यदि कमी आ रही तो ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज है डिफरेंस। तो 2-3 डिफरेंस तो तैयार करना है, ज्यादा है नहीं बच्चों। कि भाई जब हम बात करते हैं कि किसी विलयन का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित मान से अधिक है तो धनात्मक, कम है तो ऋणात्मक। धनात्मक में एंथैल्पी में वृद्धि होगी, है ना, ऋणात्मक में एंथैल्पी में परिवर्तन तो एंथैल्पी में कमी होगी। इसी प्रकार आयतन में वृद्धि होगा वो धनात्मक कहलाएगा, आयतन में कमी ऋणात्मक कहलाएगा। एक डिफरेंस और तैयार कर लो, ये निम्न क्वथन एजियोट्रॉप बनाते हैं, ये उच्च क्वथन एजियोट्रॉप बनाते हैं। बस सिंपल है, 4 डिफरेंस कर लिए बहुत है, ज्यादा हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम केवल सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बताओ। चलो द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर क्या है? तो पहला अंतर वह है कि जो जल में घोलने पर अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते, टूट जाते, उसे द्विक लवण कहते हैं। और जो आंशिक रूप से वियोजित हो सकता है, मतलब मुख्य रूप से वियोजित नहीं होता, तो उसे हम संकुल लवण कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा यौगिक जिसका अस्तित्व बिल्कुल ठोस अवस्था में होता है और जल में मिला दे तो वो अपने अवयवों में विभक्त हो जाए, वो द्विक लवण कहलाता है। और जो अवयवों में विभक्त ना हो उसे हम बोलते हैं संकुल लवण। ठीक है, आगे देखो, यह केवल ठोस अवस्था में स्थायी होता है। जो द्विक लवण होता है ठोस अवस्था में स्थायी होता है, इन्हें जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। और ये ठोस अवस्था में स्थायी होता है, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते बल्कि और एक संकुल या जटिल आयन बना लेते हैं। वैसे ही बताया गया कि द्विक लवण का पहचान यही है कि जल में यदि आप घोलोगे तो जल में जब मिलाओगे तो अवयवी आयन में विभक्त होंगे, लेकिन वहीं पे संकुल लवण अपने अवयवी आयन में विभक्त नहीं होता है। ये चीज आपको तैयार रखना पड़ेगा। द्विक लवणों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी में समान रूप से होते हैं, मतलब जो भी द्विक लवण में अवयव होते हैं, कहने का मतलब द्विक लवण जो बनता है, जिन अवयवों से बनता है, उसके भौतिक गुण रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। और वहीं पे यदि हम संकुल लवण की बात करें तो संकुल लवण के भौतिक रासायनिक गुण अपने अवयवों से पूर्णतः भिन्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संकुल लवण बना होगा, जिससे मिलकर बना होगा, उससे भिन्न भौतिक और रासायनिक गुण दर्शाता है। ठीक है, लेकिन द्विक लवण की बात करें तो जो उसका गुण है उसी प्रकार उसके अवयव का भी गुण होगा, ये चीज है। इसके सूत्र में अवयवी लवण पूरे रूप से एक साथ लिखे जाते हैं, लेकिन इसको कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है बच्चों। ये द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर हो गया। टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, सी कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट फिनाल अल्कोहल में डिफरेंस तैयार कर लो। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया था और फिर भी पूछा जाएगा। इसमें फिनॉलिक गंध आती है, इसमें मीठी गंध आती है अल्कोहल में, इसलिए तो अल्कोहल लोग पीते हैं, है ना। अल्कोहल मतलब दारू भैया, दारू, समझ रहे हो। तो लोगों के लिए मीठी गंध आती है, वैसे कड़वा होता है। अभी मत कहना कि सर आप चखे हो क्या, अल्कोहल हमेशा कड़वा ही होता है, समझ रहे हैं। चखना होगा तो आप भी चख लेना समय आने पर, कड़वा ही रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए दवा के रूप में कभी आप महुआ देव जानते हो, आपके गांव घर में मिलता होगा, तो भाई ये कड़वा ही होता है। ठीक है, कभी कभी जब खांसी तेज गति से आती है तो थोड़ा बहुत आप दवा के रूप में, है ना, ये अल्कोहल की मात्रा लेते हैं। और हर एक दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा होती है, इसमें आप भुला नहीं सकते हो कि नहीं यार हम बड़े साहूकार हैं। तो हर एक दवाई में अल्कोहल की मात्रा कुछ परसेंटेज होती है, अक्सर खांसी के दवा में। तो मीठी गंध आती है लोगों के लिए। और ये फिनॉलिक गंध तो भैया आप हॉस्पिटल में चले जाओ, सुबह रोज फिनाल डाल के सफाई किया जाता है। हर घर में तो ये फिनॉल उपस्थित नहीं होता, लेकिन मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप फिनाल खरीद कर अपने घर के फर्श को साफ कर सकते हो। अगला देखो भैया, अम्लीय होता है फिनाल तथा क्षारों में घुलकर लवण बनाते हैं, जबकि अल्कोहल उदासीन होता है, क्षार से क्रिया नहीं करता। ऑक्सीकरण करने पर संकर रंगीन उत्पाद बनाते हैं। ये सरलता पूर्वक एल्डिहाइडों अथवा कीटोन में ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न करता है, जबकि फेरिक क्लोराइड के साथ ये क्रिया ही नहीं करते बिल्कुल। हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है फिनाल, जबकि ये एल्किल हैलाइड बनाता है। ठीक है, क्योंकि भाई एल्किल हैलाइड बनाने में एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाए हैं,
हम आप लोगों को पढ़ाए थे भाई। PCl5 के साथ मुख्य रूप से ट्राई एरिल फास्फेट बनाता है, ये एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, SN1 SN2 अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आपको मैं होमवर्क में देता हूं, इसको आप लोग वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से SN1 और SN2 अभिक्रिया आपको मैं ऑलरेडी अच्छे तरीके से समझाया है। आप लोग यदि उसे समझे होंगे तो ये आपसे बन जाएगा, लेकिन यदि बच्चों आप लोगों से नहीं बन रहा तो उसे आप एक बार जरूर देख लेना। SN1 जो होता है 1 है लेकिन 2 पद में होता है, लेकिन ये 2 है तो 1 पद में होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, देख लो जरा, ठीक है। इसमें संक्रमण अवस्था नहीं पाया जाता, इसमें संक्रमण अवस्था पाया जाता है, ठीक है। इसमें कार्बोनियम आयन बनता है, इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता। ये 2-3 कुछ सरल डिफरेंस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, तैयार कर लेना। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना बच्चों, जो मैंने इसका एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाया है। तो अब फटाफट यहाँ पर पहले DNA RNA में अंतर देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। DNA में क्या होता है, इसका पूरा नाम पहले आप समझो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। RNA का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। DNA का क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। समझ रहे हो ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल DNA का पूरा नाम है, RNA का है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इसमें द्विहेलिक्स संरचना होती है, ठीक है, द्विहेलिक्स संरचना, ये आपका DNA का है, जबकि इसमें बच्चों एकल हेलिक्स संरचना पाई जाती है, एकल हेलिक्स, और यदि द्विहेलिक्स है वो DNA है, ठीक है। कोई दिक्कत, 2 डिफरेंस तो आसानी से बन जाएगा। इसमें पिरिमिडीन क्षार में मुख्य जो है थायमीन होता है, और इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन दोनों में पाया जाएगा, और इसमें थायमीन और इसमें थायमीन की जगह यूरेसिल, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमीन, इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल। यह साधारणतः नाभिक में पाया जाता है, यह साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करता है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण के लिए कार्य करता है। प्रत्येक DNA एक या एक से अधिक एंजाइम के कार्य का निर्देशन करता है। यह केवल संदेश वाहक के लिए कार्य करता है बच्चों। ये चीज है DNA RNA में अंतर। DNA का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, RNA का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज पता है, ये द्विहेलिक्स संरचना, एकल हेलिक्स दर्शाता है। इसमें आपका मुख्य रूप से पिरिमिडीन क्षारक थायमीन होता है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। यह नाभिक में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह पैतृक गुण मतलब पिता का जो गुण है पुत्र पर ले जाने का काम करता है, और RNA जो है प्रोटीन के निर्माण में कार्य करता है। अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर। सरल यौगिक जिनमें एमिनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों होता है वो एमिनो अम्ल कहलाता है। एमिनो अम्ल एमीन भी हो, एमिनो समूह हो, जिनमें एमिनो, ये देखो ना, एमिनो समूह होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो कभी कभी बहुत मिसप्रिंट होता है, इसलिए तो समझाना जरूरी होता है ना भाई। वीडियो जो नहीं देखता है, लिखा हुआ मिसप्रिंट पा गया, बाद में कहेगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा। याद रखा करो थोड़ा बहुत, वीडियो देखने से यही फायदा होता है। एमिनो मतलब एमीन समूह, अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो कोई भी सरल यौगिक जिसमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह हो, एमिनो अम्ल कहलाएगा। और जटिल नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन जो है, या जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। एमिनो अम्ल के संयोजन में डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन के जल अपघटन से एमिनो अम्ल, मतलब एमिनो अम्ल आपस में जुड़ गया तो प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन जब टूटा तो एमिनो अम्ल में टूट जाता है। एग्जाम्पल के रूप में 1-2 एग्जाम्पल तैयार कर लो। ग्लाइसिन, लाइसिन आपका एमिनो अम्ल है। हीमोग्लोबिन, केसिन ये प्रोटीन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप प्रोटीन के 2 प्रकार होते हैं, एक रेशेदार प्रोटीन और एक गोलिकाकार प्रोटीन। इसमें डिफरेंस कई बार पूछा गया है, जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। रेशेदार प्रोटीन जल में अभिलेय है और गोलिकाकार जल में विलेय है। रेशेदार प्रोटीन pH और तापमान के प्रति सक्रिय होता है, और ये pH और तापमान के प्रति निष्क्रिय होता है। 2 डिफरेंस, पहले सरल अंतर तैयार करना चाहिए। कुछ यदि कठिन लग रहा है तो उसको आप छोड़ो, पहले सरल डिफरेंस देखो कि भाई जो हमारा रेशेदार प्रोटीन है इसमें pH और तापमान के प्रति ये सक्रिय है, जबकि ये प्रोटीन ताप और pH पर निष्क्रिय होता है। रेशेदार प्रोटीन की बात करें तो जल में अभिलेय है बच्चों, और ये जल में क्या होता है, विलेय होता है, याद रखिएगा। रेशेदार प्रोटीन की यदि बात करें तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर कुंडलन बना लेती है, जिसके कारण प्रोटीन का आकार गोलाकार हो जाता है। स्वयं के चारों ओर कुंडलन बनाती है और गोलिकाकार, जबकि ये गोलाकार प्राप्त, देखो जरा, कुंडलन बनाती है जिसके कारण आकार गोलाकार हो जाता है।
और गोलिकाकार प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडली बनाकर गोलाकृति आकार प्राप्त कर लेता है। इसमें स्वयं के चारों ओर कुंडलन बनाता है बच्चों, और इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस आप लोग तैयार कर लेना। फिलहाल मुझे क्वेश्चन देना था, लेकिन सारे अंतर को थोड़ा बहुत मैंने समझा भी दिया, और आप लोग तैयार कर लेना पेपर से पहले, 18 मार्च से पहले बच्चों। और इसका मैं टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा PDF, बिल्कुल आप चिंता ना करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।